भरी महफिल में अगर तुम्हारी कोई उतार रहा है ना, खड़ा होके बुरी तरीके से उतार रहा है, तुम्हें पता है कि वो गलत बोल रहा है, लेकिन तुम फिर भी अपने अंदर एक स्टोइक प्रिंसिपल लेके बैठे हो कि भाई वो मेरा कैरेक्टर और इंटीग्रिटी डिसाइड नहीं कर सकता, ये बंदा नहीं डिसाइड कर सकता कि मैं क्या हूं, मेरे लोगों को पता है कि मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। असली थप्पड़ यही होता है कि तुम एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सामने वाला चाह रहा है कि आ मेरे साथ, जो सुअर बोलते हैं ना, सुअर बोलता आओ मेरे साथ कीचड़ में लूटो, मजे करेंगे, तुमको करना ही नहीं भाई मजे, हम तो पानी से नहाते हैं भाई, हम कीचड़ से नहीं नहाते, हम शुद्ध हैं। वो थप्पड़ उसकी जिंदगी का सबसे बुरा थप्पड़ होगा, रातों की नींद उड़ा देगा भाई वो उसकी, जहां बैठेगा उसको तुम्हारी शक्ल याद आएगी। मार्कस ऑरेलियस वाज अ मास्टर इन डूइंग दिस। पब्लिकली उनकी इतनी बेइज्जती करी जाती थी, इतनी उतारी जाती थी बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड आइडियाज, लेकिन वो बंदा भैया टस से मस नहीं होता था, रोने लग गया, मारपीट करने लग गया, गुस्सा होने लग गया, नहीं। स्टोइसिज्म का ये कॉन्सेप्ट बना दिया ना, मैस्कुलिनिटी, एम्ब्रेस मैस्कुलिनिटी इज नॉट हिटिंग अदर पीपल। मुक्केबाजी, कोई भी मुक्केबाजी कर सकता है, कोई भी किसी को भी, कोई भी माइक टाइसन बन सकता है। माइक टाइसन ने भी बाद में ये चीज रियलाइज कर ली कि भैया शांति से रहो। माइक टाइसन हैज बिकम अ डैम फिलोसोफर। व्हाई? ही रियलाइज्ड द स्टोइक पावर। मारपीट से स्टोइसिज्म नहीं आता, स्टोइसिज्म आता है एम्ब्रेस करने से सामने वाले की आइडियोलॉजीज को। ठीक है, जो देना है दो, मैं तो ऐसा ही हूं। तो भैया स्टोइक दुनिया के जादूगर, फिलोसोफर, हमारे बाजीगर मार्कस ऑरेलियस भैया, मार्कस भैया, मेडिटेशंस से नाम उनका फेमस है, स्टोइसिज्म का एम्परर, बादशाह कहा जाता है मार्कस ऑरेलियस को। और 5 ऐसे हम एनेक्डोट्स के बारे में बात करेंगे। एनेक्डोट्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज, जिसकी वजह से मार्कस ऑरेलियस बने। ठीक है, तो ये हम लोग आगे स्टोइसिज्म में जैसे बढ़ते जा रहे हैं, हमें हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है। पहले हम बादशाह से शुरू करते हैं, मार्कस ऑरेलियस, फिर आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे जीनो के ऊपर जाएंगे और एपिक्टेटस के ऊपर जाएंगे और बाकी तुम्हारे जो फिलोसफर्स हैं। अब जो शुरुआत हुई मार्कस बाबा की, एक इस स्टोइक फिलोसफर्स हुई। अब इनका नाम है जूनियस रस्टिकस, जो भी तुम समझना चाहो अब समझ जाओ। इन्होंने सबसे पहले जो बीज बोलते हैं कि भैया बीज लिया, जैसे किसान होता है बीज डाल देता है, पेड़ होता रहे, फिर जो पेड़ होना है, जितने फल देने हैं, जितनी फसल देनी है करता रहे। फसल जो थी, असली बीज इस बंदे ने बोआ। स्टोइक फिलोसफर उतना ज़्यादा वेल रिनाउंड स्टोइक फिलोसफर ही नहीं है जितने मार्कस ऑरेलियस बने, बट इन्होंने जो इनिशियल टीचिंग थी मार्कस बाबा की, जो कि थी वर्चू, और ये समझाने के लिए उन्होंने एपिक्टेटस, TUS एपिक्टेटस का एग्जाम्पल दिया। ठीक है, एपिक्टेटस वॉज अ स्लेव फिलोसोफर और स्लेवरी में उनका वक्त गुजरा, उसके बाद उन्होंने स्टोइसिज्म उसके दौरान एम्ब्रेस करी। तो ये यहाँ से इन्होंने वर्च्यूज़ के बारे में सीखा, सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है, काम रहना क्या होता है, हाईएस्ट मॉरल्स क्या होते हैं, वर्चुअस रहना क्या होता है, ये रस्टिकस बाबा ने सिखाया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है इनकी, सबसे पहला तो हो गया जूनियस रस्टिकस। ठीक है, ये हटा देते हैं, नंबर 1 इनका हो गया पहला, ये उन्होंने सिखाया। दूसरा था लेटर्स टू सेल्फ। ये अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक कह लो, उस वक्त पे जो भी कागज़ होता था, जो भी पल्प होता था पेड़ का, लेदर होता था, जो भी स्किन जिसके ऊपर भी लिखा जाता था, भैया वो आप जाए, आपका रिसर्च का काम है, जिसके ऊपर भी वो लिखते थे। बट लिखते थे क्या? लिखते थे जो भी डेली लाइफ में वो चीज़ें फेस कर रहे हैं, अच्छा उनके साथ हुआ वो, बुरा हुआ वो, और उसका रिएक्शंस। और वो क्यों लिखते थे? जिससे कि अपने वर्चूज़ को और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को और स्ट्रॉन्ग कर सके, ऑब्जर्व कर सके, पीछे से भैया बैठ के देखो, अपने वर्चूज़ को पीछे से बैठ के देखो, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से लेके देखो, कैसा लगता है, क्या समझ में आता है, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भाई अगर अपनी आदतें सही करनी है तो 2 कॉलम बनाओ, गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की। गुड लिखो, बहुत कम होंगी, बैड ऊपर से नीचे बढ़े होंगी, लेकिन ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ। वो ब्रूटल ऑनेस्टी आना ही अपने में एक स्किल है जो कि स्टोइसिज्म सिखाता है,
जिसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। जब ब्रूटल ऑनेस्टी आएगी तभी तुम अपनी बैड हैबिट्स लिख पाओगे ना तो भाई टाइम पास कर रहे हो, अपने को ही तुम शुगर कोट कर रहे हो। रॉ फिल्टर से, रॉ पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लेटर्स टू सेल्फ में इनका मुद्दा रहता था इम्परमानेंस ऑफ लाइफ। यू आर अ मॉर्टल बीइंग, डोंट ट्राई टू एक्ट इमॉर्टल। ठीक है, अमर नहीं हो तुम, हमेशा जीवित नहीं रहोगे, तो ऐसे मत एक्ट करो कि तुम हमेशा जीने वाले हो। भगवान की तरह अपने को, गॉड की तरह अपने को मत समझो। यू नो डैम गॉड, एक इंसान हो, वो अपने को बार बार याद दिलाना। क्योंकि जिस पोजीशन पे, अभी हम आगे बात करेंगे, जिस पोजीशन पे मार्कस बाबा थे, उस पोजीशन पे शायद उस वक्त बहुत रेयर लोग होते थे, आज की डेट पे भी नहीं होते। वहाँ इम्परमानेंस ऑफ लाइफ अपने को याद दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो लेटर्स टू सेल्फ। तीसरा था इनका क्रिटिसिज्म। ठीक है, एक बंदा था अलेक्जेंडर द ओरेकल मॉन्गर। अब इनके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, आप खुद जाके देखिए। इन्होंने भरी महफिल में, भरी सभा में बेइज्जती करी, उछाल उछाल के कीचड़ भिगो भिगो के मारा मार्कस ऑरेलियस के। अब वो कितना जस्ट था, कितना अनजस्ट था, लेकिन ऑरेलियस बाबा अपने स्टोइसिज्म, भाई एम्ब्रेस स्टोइसिज्म, बैठ के शांति से उसको थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से क्रिटिसिज्म ले रहे थे। बहुत पॉइंट्स वो ज़बरदस्ती ये बंदा उछाल रहा था उनके ऊपर, लेकिन नहीं, मैं बैठा हूँ भाई, मेरी बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं, बू कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, मस्ती बना रहे हैं, लेकिन हम भाई बैठ कर उसको इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके बोलने से तो मैं नहीं हो जाऊँगा ना। जो भी अब मेरे YouTube के ऊपर है, मैं वीडियोस डालता हूँ, लेक्चर्स, मतलब 95% कमेंट्स अच्छे होते हैं, कुछ 5% लोग आते हैं जो गंदगी करने आते हैं। तुम कोई भी लास्ट वीडियो उठा कर देख लो, कोई भी आता है गंदगी करना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी बातें। सो हम कूल लग रहे हैं भाई, मैं तो इसकी उतार रहा हूँ। ये बंदा जो बना रहा है लेक्चर, मैं अपने रज़ाई में ऐसे बैठ के आराम से, जिसमें भी रज़ाई में, चादर में, जिसमें गर्म करते हुए उसको कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा मैं लाइफ में, सिर्फ कमेंट करते रहा हूँ। मैं कूल बन गया भाई, मैंने इसकी मार ली। अलेक्जेंडर द ओरेकल मॉन्गर बन रहे भाई, अपने को समझ रहे, तुम अपने को समझ रहे हो, ऊपर से तुम देख रहे हो अपने को, लेकिन असली में उतर किसके लिए है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हद नहीं हो जाती, अपने पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। बकने दो यार, तुम हो थोड़ी जाओगे। ऑरेलियस बाबा, मैं हो थोड़ी जाऊंगा। मुझे अपना कैरेक्टर और इंटीग्रिटी मेंटेन रखनी है। जो मेरे महफिल का होगा, जो मेरे सभा का होगा, जो मुझे लाइक करता है वो खुद आ जाएगा, जो डिसलाइक करता है भाई तुम, आई कैन नॉट इम्प्रेस एवरीवन, आई कैन नॉट मेक एवरीवन हैप्पी। तो वाई गिव अ फ्लाइंग एफ कि भाई वो तुम्हें पसंद करे, अलेक्जेंडर द ओरेकल मॉन्गर तुम्हें पसंद करे, तुम्हारे साथ बैठे, तुम्हारे साथ दोस्ती करे। भाई मैं अपनी इंटीग्रिटी और कैरेक्टर मेंटेन रखूंगा। थर्ड एनेक्डोट। चौथा है 166 CE में, 66 तुम्हारा कॉमन एरा, रोम में एक प्लेग आया। क्या प्लेग आया भाई? एंटोनिन प्लेग भाई, एंटोनिन प्लेग। बुरी हालत, मर कट रहे हैं लोग, एक दूसरे को फाड़ रहे हैं, खाना चोरी हो रहा है, बुरी हालत रोम में हो रही है। उस वक्त बहुत ज़रूरत थी किसी एक ऐसे लीडर की कि इस प्लेग को हटा सके दूर। तो एक अपने को एम्परर लूशियस वेरस, LUCIUS वेरस, इनके साथ मिलके इन्होंने एक स्मार्ट डिसीजन लिया कि भाई हमें इम्पल्सिवली एक्ट नहीं करना है, हमें स्टोइक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। खुद मार्कस ऑरेलियस गए, लोगों को, जो सिक लोग थे, बीमार लोग थे, उनको खुद केटर किया, खुद उनका ध्यान रखा, अपने दरबार के आसपास बुला ले के आओ भैया आओ, जितने मेडिकल सप्लाईज दे दिए, जो तुम्हारा पूरा ट्रेजरी था उस वक्त जो इनके हाथ में था, उसमें से मैक्सिमम निकाल के इन्होंने दिया कि भाई वो प्लेग को जितना जल्दी हो सके हटाया जाए। स्टोइक प्रिंसिपल्स, अपनी ड्यूटी इन्होंने निभाई। तो ये था तुम्हारा पॉइंट नंबर 4। 166 CE में तुम्हारा जो प्लेग आया था रोम में। आखिरी इनका, आखिरी तो नहीं बहुत हैं, बट हमारे लेक्चर का आखिरी जो पॉइंट था वो था इनका डेथ, इम्परमानेंस ऑफ लाइफ, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, जिसके बारे में मेडिटेशंस में भी इन्होंने वार्तालाप किया है, बात करी है। प्रचार है उसका कि देखो मौत तो आनी है, ठीक है, और मौत कभी भी आ सकती है, जल्दी भी आ सकती है, देर से भी आ सकती है, हो सकता है तड़पा के भी मर पाए तुम्हें,
तुम मरने को पड़े हो, डेथ बेड पे, तुम्हारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, तुम बुरी तरीके से, तुम्हारा आधा दिमाग काम करना बंद कर दिया, बिस्तर पे ही सब कुछ हो रहा है, बाथरूम। और एक होता है कि तुम्हारे अपनी ज़िंदगी ही नहीं देखी और 30-35 साल की उम्र में ही निकल लिए तुम। तो उसको एक ट्रेंड सेटर बनाओ कि भाई वो डेथ एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मोटिवेट करनी चाहिए और वर्चुअस टास्क पूरे करने के लिए और बेहतर ज़िंदगी बिताने के लिए। अमोर फाटी, एक्सेप्ट द फेट। मरना है, फेट है हमारी मरना, मौत। उसको जितना जल्दी समझ सको, जितना जल्दी से बेहतर उसको निकाल सको अपने अंदर कि भाई मरना है तो रोके फ़ायदा नहीं, अपनी लाइफ को बेटर करो। तो सब कुछ लिंक हो जाता है इसमें। तुम्हारा अमोर फाटी लेक्चर, नीचे का इटर्नल रेकरेंस लेक्चर देखो, समझ में आएगा। तो इस लेक्चर को इतना रखना है ना, और देखते रहो भाई, जैसा लाइक वाइक कर रहे हो करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक्स, सब्सक्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कुछ नहीं हो जाएगा, मैं पैसे कमाने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ, मैं सब कुछ फ्री में देता हूँ। मोनेटाइजेशन से एक वीडियो में 3-4 रुपये मिलते, 3-4 रुपये से मैं एक टॉफ़ी ख़रीद लूँगा। इंडिया में मोनेटाइजेशन पे कुछ नहीं मिलता। मैं अपने में बिज़नेस ओनर हूँ, मेरा अलग बिज़नेस में मेरे वहाँ से कमाई होती है, तो ये मेरा पैसा इज़ नॉट मोटिवेशन। तो ये मत कभी समझना कि लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पैसे के लिए है, कि ये बंदा पैसे बोलेगा एक दिन कोर्स। फ़िलॉसफी को फ्री रहने दो भाई, नॉलेज को फ्री रहने दो, हर चीज़ में कोर्स मत लो। बल्कि मैंने बहुत अपने उसमें नीचे लेक्चर डाला हुआ है कि ये कि मास्टर क्लास, तब मेरे को पैसे की नीड थी, मैंने डाला था, लेकिन मैंने कोई कोर्स रिलीज़ नहीं किया। पहली बात तो बहुत मेहनत है, दूसरी बात भाई फ्री में हम पढ़ाएंगे जितना पढ़ा सकते हैं, जब तक पढ़ा सकते हैं, ठीक है, और इटर्निटी की तक ही कोशिश रहेगी। तो लाइक एंड सब्सक्रिप्शन है फ़िलॉसफी को आगे बढ़ाने के लिए। एल्गोरिथम बड़ी ही बदमाश चीज़ है, जब तक चाहे तुम लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन इंगेजमेंट जब तक नहीं होती आगे नहीं बढ़ता चैनल। यूट्यूब को भी तो दिखे कि इस चैनल में कुछ है, तो अच्छा लगे एक बटन ही दबाना है तो कर दिया करो यार। 10 लोगों तक जिनको ज़रूरत है, हो सकता है पहुंच जाए। ठीक है भैया, कट लो अब, शुक्रिया।